हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसरो के पेपर को। पीटर ये पीटर टेट का पेपर है। यहाँ पे सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा का पेपर है और इसकी डेट थी 4/6/2022 यानी कि 4 जून को ये पेपर हुआ था। इसकी टाइमिंग 4:30 से 6:30 यानी कि शाम को ये पेपर लिया गया था। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं, साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग आर टू मेथड ऑफ। किसके मेथड है? क्या वो हार्डनिंग के मेथड है, क्या वो केस हार्डनिंग के मेथड है, या वो टेम्परिंग है, या फिर वो नॉर्मलाइजिंग है? तो दोस्तों, क्या है इसका राइट आंसर? जो साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग है उसका जो ये किसके मेथड है? यहाँ पे दोस्तों आप कंफ्यूज हो रहोगे इन दो ऑप्शंस में, हार्डनिंग और केस हार्डनिंग। दोस्तों ये दोनों ही आंसर सही है। अब आप पूछोगे अगर दोनों आंसर सही हैं तो इसमें राइट आंसर में हम कैसे पता करेंगे इसमें सही कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे हार्डनिंग, जो कि दिल्ली मेट्रो के पुराने पेपरों में इन्होंने हार्डनिंग माना है। अगर आपने मेरी पहली क्लास देखी होगी तो उसमें मैं DMRC के पेपर को सॉल्व किया हूँ, तो उसमें यहाँ पे हार्डनिंग उन्होंने ऑप्शन माने हैं। लेकिन यहाँ पे इसरो की बात कर लें तो वो केस हार्डनिंग ही मानता है। तो दोस्तों ये पिछले पेपरों में भी ये केस हार्डनिंग आंसर को ही सही माना है। तो अगर इसरो के बेसिस पे देखोगे तो यहाँ पे केस हार्डनिंग आंसर सही है। तो राइट आंसर आपको केस हार्डनिंग होगा। अदर एग्जाम में आप हार्डनिंग हार्डनिंग ऑप्शन ये लोग मानते हैं। दोस्तों ये डाउट वाले क्वेश्चंस रहते हैं, इसको आप ऑर्गेनाइजेशन वाइज ही कर सकते हो। किस ऑर्गेनाइजेशन में पूछा जा रहा है उस पर ये निर्भर करता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए। दूसरे क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं, ग्राइंडिंग व्हील ऑफ 250 mm डाया रनिंग एट 2800 RPM, द सरफेस स्पीड इन मीटर पर मिनट। यहाँ पे आपको एक ग्राइंडिंग व्हील दी गई है। दोस्तों ये ग्राइंडिंग व्हील होती है, इससे ग्राइंड करते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है ये 250 mm की डाया की है। टोटल ये डाया है यहाँ से यहाँ तक 250 mm और रनिंग कर रही है 2800 RPM पर। सरफेस स्पीड बतानी मीटर पर मिनट। तो दोस्तों सबसे पहले पता होना चाहिए मीटर पर मिनट किसकी यूनिट है दोस्तों? किसकी है दोस्तों? कटिंग स्पीड की यूनिट है। किसकी? कटिंग स्पीड की। तो यहाँ पे आपको ग्राइंडिंग व्हील आपका डाया दिया हुआ है mm में, तो आप mm को सबसे पहले तो मीटर में चेंज करोगे। तो दोस्तों मीटर में चेंज करने के लिए क्या करोगे? 250 एक मीटर में कितने mm होते हैं दोस्तों? 1000 mm। कितने mm होते हैं? 1000 mm होते हैं एक मीटर में। देखिए ये मीटर है, इक्वल टू 1000 mm। कितने mm? 1000 mm। तो इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे, आपका मीटर में निकल आएगा। ये मीटर में निकल आएगा, और जब मीटर में निकल आएगा तो मीटर पर मिनट, यानी कि जो आपका यहाँ पे कट पिट के जो आंसर आएगा ये कट जाएगा इससे। यहाँ पे 100 तो 0.25, तो 25/100 अपॉन 2800। ये नीचे क्यों चला जाएगा? मिनट यानी कि RPM दिया हुआ है आपका, ये नीचे चला जाएगा तो ये ऊपर ऐसे आ जाएगा, ये कट जाएंगे तो 28 × 25 आपका मल्टीप्लाई कर लोगे तो इसका ऑप्शन ए वाला सही है। कौन सा ऑप्शन? ए वाला, 2200। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना टाइम गवाए। थर्ड नंबर का सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ इंक्लाइन प्लेन। तो यहाँ पूछ रहा है मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ इंक्लाइन प्लेन किससे होता है सर? यहाँ पे गियर से होता है, या बेस से होता है, या लीवर से होता है, या हैंडल से होता है? दोस्तों जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में राइट आंसर होगा वेज। क्या राइट आंसर होगा? वेज। चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, ये हाइट ऑफ स्लिप गेज पूछ रहा है। हाइट ऑफ स्लिप गेजेस पैक रिक्वायर्ड टू रेज 150 साइन बार टू एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। दोस्तों यहाँ पे स्लिप गेज का यूज किस पे किया जाता है? किसी को भी हाइट को चेक करने के लिए स्लिप गेज का यूज करते हैं। स्लिप गेज आपके बहुत ही प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका फोर्थ नंबर का राइट आंसर होगा ए 75 mm। Height of slip gauge bag required to raise a 150 mm sine bar at an angle of 30 degree is 75 mm। राइट आंसर क्या? 75 mm। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है,
To check the flatness and squareness of surface, the following is used. A option surface gauge, B option vernier caliper, C option ट्राई स्क्वायर, D ऑप्शन टैली सर्फ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? फ्लैटनेस आपको चेक करनी है, फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस ऑफ सरफेस। तो किस टूल का आप यूज करोगे? क्या सरफेस गेज का, क्या वर्नियर कैलिपर का, क्या ट्राई स्क्वायर का, या टैली सर्फ का? तो कौन सा मेजरिंग टूल आप यूज करोगे? ट्राई स्क्वायर। क्या यूज करोगे? ट्राई स्क्वायर। यहाँ पे हम ट्राई स्क्वायर का यूज करेंगे। ये ट्राई स्क्वायर का फिगर होता है दोस्तों, इसका यूज करके हम सरफेस की फ्लैटनेस या फिर स्क्वायरनेस को चेक कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जॉब यहाँ रख देंगे पोर्शन पे, तो इसकी फ्लैटनेस यानी कि 90 डिग्री पे जो आप नापते हो, आईटीआई क्लासेस में भी आपने ये ट्राई स्क्वायर देख रखा है, उसमें इसकी फ्लैटनेस और सरफेस की स्क्वायरनेस चेक करते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियोस आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, जिससे आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, एज पर स्टैंडर्ड द मिनिमम डाया ऑफ होल ऑफ डायमेंशन 25H7 इज। दोस्तों यहाँ पे मिनिमम डाया ऑफ होल पूछ रहा है, डायमेंशन जिसमें 25H7 होल है। ये क्वेश्चन आपके टॉलरेंस, फिट्स एंड टॉलरेंस से क्वेश्चन आता है। एच का मतलब होल होता है, होल एंड सॉफ्ट के बारे में है ये, इसका मतलब होल होता है। 25H7 पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा 25 mm। कितना हो जाएगा? 25 mm। दोस्तों इसके नीचे आ जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैक्सिमम इंटरफेरेंस बिटवीन हाउसिंग ऑफ होल डाया 45 प्लस 0.025 माइनस 0.000 mm एंड बुश ऑफ आउटसाइड डायामीटर 45 प्लस 0.042 माइनस 0.026 mm। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिमम इंटरफेरेंस पूछ रहा है इनके और इनके बीच में, तो मैक्सिमम इंटरफेरेंस आपकी कितनी हो जाएगी? 5 माइक्रोमीटर, 10 माइक्रोमीटर, 26 माइक्रोमीटर या 42 माइक्रोमीटर। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? 42 माइक्रोमीटर। कितना? 42 माइक्रोमीटर। अब ये 42 माइक्रोमीटर आपका आंसर कैसे आएगा? तो दोस्तों ये मैक्सिमम इंटरफेरेंस की बात की जाती है, तो आपको यहाँ मिनिमम होल साइज माइनस मैक्सिमम शाफ्ट साइज, ये इसका फॉर्मूला होता है, से माइनस कर देंगे। मिनिमम होल आपका 45 है माइनस, और मैक्सिमम होल आपका 45.0.042 है। तो इसमें जब माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा? 0.042। तो दोस्तों ये इसका आंसर ऑप्शन में नहीं है। तो दोस्तों आप कहेंगे ये ऑप्शन में नहीं है, तो ये माइक्रोमीटर में पूछ रहा है। किसमें? माइक्रोमीटर में। तो इसको माइक्रोमीटर में चेंज करने के लिए 42 इंटू 1000 कर देंगे, क्योंकि 1 mm में 1000, 1 mm में 1000, 1 मीटर में 1000 mm होते हैं। तो यहाँ पे आपको mm में दिया हुआ है, इसको मीटर में बनाने के लिए 42 माइक्रोमीटर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये मैक्सिमम इंटरफेरेंस, ये फॉर्मूला कहाँ से आया मिनिमम इंटरफेरेंस? दोस्तों इसके लिए आपको डिटेल में स्टडी करनी पड़ेगी, जिसके लिए मैं आपको वीडियोस दूंगा। अभी आपको शायद नहीं समझ में आ रहा हो, इसके जब आप मेरे वीडियोस देखोगे तो इजीली आप इसे कर लोगे। इंटरफेरेंस क्या होता है, क्लियरेंस क्या होता है, ट्रांजिट फिट क्या होता है, फिटिंग के बारे में हर एक चीज़ इसमें डिटेल में मैं बताऊंगा। मैक्स होल क्या होता है, होल को कैसे आप कैटेगराइज करते हो, तो इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों 8th क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ स्पेल्टर इज अ ब्रेजिंग अलॉय कंसिस्ट ऑफ नॉर्मली ऑफ। जो स्पेल्टर होता है ये ब्रेजिंग अलॉय है, तो उसमें क्या क्या मिला होता है?
क्या 50% कॉपर और 50% जिंक होता है, या फिर 50% कॉपर 50% लेड होता है, या 50% लेड एंड 50% जिंक होता है, या 50% कॉपर एंड 50% टिन होता है। दोस्तों इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? स्पेल्टर इज अ ब्रेजिंग अलॉय कंसिस्ट ऑफ नॉर्मली ऑफ, तो इसमें क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? आपका राइट आंसर ये 50% कॉपर एंड 50% जिंक। क्या है दोस्तों राइट आंसर? 50% कॉपर होता है और 50% जिंक होता है। इसको ब्रेजिंग बोलते हैं, ब्रॉन्ज बोलते हैं, ब्रॉन्ज से ही ब्रेजिंग आता है, कॉपर ब्रॉन्ज जिंक। स्पेल्टर इज अ ब्रेजिंग अलॉय कंसिस्ट ऑफ नॉर्मली ऑफ 50% कॉपर एंड 50% जिंक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है ब्रास गेट, ये देखिए दोस्तों, ब्रास गेट डिसकलर्ड इन एयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, जो ब्रास होता है वो डिसकलर हो जाता है, मतलब उसका कलर गायब हो जाता है। तो किसकी वजह से गायब होता है? क्या वो ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने की वजह से गायब होता है, या हाइड्रोजन सल्फाइड के कांटेक्ट में, या कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, या फिर नाइट्रोजन की वजह से? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये हाइड्रोजन सल्फाइड के कांटेक्ट में आने की वजह से ब्रास का जो कलर होता है वो उड़ जाता है। जो एयर में, जब ब्रास को एयर में छोड़ते हैं तो उसका कलर उड़ जाता है। तो वो किसकी वजह से उड़ जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। किसकी वजह से? हाइड्रोजन सल्फाइड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10th नंबर का क्वेश्चन, सामान्यतः ब्रेजिंग होती है, ब्रेजिंग 450 से ऊपर होती है, 450 से नीचे होती है, 900 डिग्री सेल्सियस पे होती है, या 1200 डिग्री सेल्सियस पे होती है? तो दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? ब्रेजिंग होती है 450 से ऊपर के डिग्री सेल्सियस पे, कितने? 450 से ऊपर होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? 450 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से बढ़ते हैं। सेरेडाइजिंग प्रोसेस विच कोटिंग इज डन टू प्रोटेक्ट मेटल सरफेस। देखिए दोस्तों सेरेडाइजिंग एक प्रोसेस है, उससे क्या होता है? कोटिंग हो जाती है जो मेटल सरफेस को बचाती है। तो ये पूछ रहे हैं ये कौन सी कोटिंग होती है? क्या ये एल्युमिनियम की कोटिंग होती है, क्या ये जिंक की कोटिंग होती है, या फिर क्रोमियम की, या फिर टिन की? तो दोस्तों सेरेडाइजिंग में एक कोटिंग चढ़ाई जाती है जिससे मेटल का सरफेस बचा रहता है। तो वो किसकी वजह से होती है? ये कौन सी कोटिंग की जाती है दोस्तों? राइट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा जिंक की कोटिंग होती है। सेरेडाइजिंग प्रोसेस है, इसमें जिंक की कोटिंग की जाती है जिससे कि मेटल के को सरफेस को बचाया जा सके। दोस्तों ये कोटिंग भी कई प्रकार की होती है, एक सेरेडाइजिंग, एक क्लैडिंग, एक ग्लास पाउडर की होती है। तो इसके बारे में आपको मैं डिटेल वीडियोस आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आपको शायद थोड़ी दिक्कत हो रही होगी क्योंकि आपको अभी एक दो वीडियो आने के बाद आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 12 नंबर का, यूनिट ऑफ सरफेस रफनेस वैल्यू इज, सरफेस रफनेस की वैल्यू किस में दी जाती है दोस्तों? mm में, क्या सेंटीमीटर में, या माइक्रोमीटर में, या पिंड्स में? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है यूनिट ऑफ सरफेस रफनेस वैल्यू किस में दर्शाई जाती है? माइक्रोमीटर में। किसमें? माइक्रोमीटर में। दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसमें से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सा है? क्या पॉलीस्टीरीन है, या पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी है, या पॉलीअमाइड है, या पॉलिस्टर है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इसमें क्या है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इसमें से पॉलीअमाइड है। पॉलीअमाइड को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं पॉलीअमाइड को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट 1841 हाई स्पीड टूल। दोस्तों मैंने, अगर आपने पहले के वीडियो मेरे देखे हुए हैं तो आपको ध्यान होगा कि 1841 का रेशियो मैंने आपको पहले भी हाई स्पीड स्टील में बताया था। देखिए दोस्तों फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आप ये खुद देख सकते हैं। हाई स्पीड स्टील 1841, तो दोस्तों मैंने उस दिन ही बताया था। अगर आपको वीडियो देखी है तो आप आंसर कर लोगे आसानी से। दोस्तों इसमें क्या होगा?
टंगस्टन क्रोमियम वेनेडियम होगा, या फिर मोलिब्डेनम क्रोमियम और वेनेडियम है, या सी नंबर का ऑप्शन सही है क्रोमियम निकल एंड कार्बन, या फिर कॉपर जिंक एंड टिन। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है टंगस्टन क्रोमियम एंड वेनेडियम। क्या बताया था दोस्तों मैंने? HSS का क्या बताया था फॉर्मूला? अगर आपने वीडियो देखी है तो इजीली आप इसको बता लोगे। चलिए दोस्तों, आज मैं इसको नहीं बताऊंगा क्योंकि पहले की वीडियोस में बता रखे हैं। इसकी एक ट्रिक है जो कि पहले की वीडियो, अगर आपको ट्रिक जाननी है तो आप मेरा पहला दिल्ली मेट्रो का वीडियो देख सकते हैं। उसके पेपर सॉल्व करते समय मैंने इस ट्रिक को बताया, आप आसानी से इसे याद कर सकते हो बाय हार्ट, बिना कोई, और आप कभी भूलोगे नहीं इस चीज़ को। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस प्रकार के धातु घर्षण वेल्डिंग में जोड़े जाते हैं? समान धातु, या असमान धातु, या अधातु समूह, या सपाट प्रकार का कोई भी धातु। तो दोस्तों यहाँ पूछ रहा है जो वेल्डिंग होती है, वेल्डिंग में कैसी कैसी मटेरियल जोड़े जाते हैं? क्या एक ही धातु, मतलब कि अगर सेम मटेरियल को ही करते हैं, या मेटल मेटल को ही करेंगे, या मेटल नॉन मेटल को ही करेंगे, या फिर दोनों को मेटल नॉन मेटल से कर सकते हैं, या फिर फुल्ली अलॉय एलिमेंट्स को ही कर सकते हैं, नॉन मेटल ही क्यों कर सकते हैं, या सपाट प्रकार का कोई भी धातु। तो क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? असमान धातु। किसको कर सकते हैं? असमान धातु। देखो दोस्तों, अगर वेल्डिंग असमान धातु पे नहीं होगी, मेटल नॉन मेटल को नहीं कर पाएंगे, तो वेल्डिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं रह जाएगा। इसी वजह से उसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि वो असमान धातु, मेटल को नॉन मेटल को मेटल से ईजिली जोड़ सकते हैं, इसीलिए वेल्डिंग का इतना महत्व है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे। सरफेस रफनेस फॉर नो मटेरियल रिमूवल इज परमिटेड, यानी कि ऐसा चिन्ह बताइए जिसमें कहा जा रहा हो कि इसमें से मटेरियल को रिमूव नहीं करना है, माइक्रोन्स में ही मटेरियल को रिमूव नहीं करना है। तो क्या साइन हो? क्या वो ट्राइंगल वाला साइन है, या फिर वो सर्कल में सी है, या फिर वो एक वेव टाइप के बनाए हैं, या फिर एक गोला बीच में ये ट्राइंगल शेप में बनाया गया है ये। तो बताइए इसमें क्या राइट आंसर है? सरफेस रफनेस के बारे में सबसे पहले मैं बता दूं, इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, वरना इसके क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं। अगर आपको चैप्टर सही से नहीं पढ़ा है तो आप इसके छोटे से छोटे क्वेश्चन को भी मिस कर दोगे। तो चैनल पे आप लाइक शेयर करते रहिए, जिससे मुझे हेल्प होगी कि नए वीडियोस जो आएंगे वो आपके पास इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसके बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियोस आने वाले हैं दोस्तों। तो ये 16 का राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर, डी वाला ऑप्शन आपका सही है। इसका मतलब नो मटेरियल रिमूवल इज परमिटेड, यानी कि कोई मटेरियल यहाँ से रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या है? ये यहाँ से कोई मटेरियल रिमूव नहीं कर सकते हैं, इसीलिए देखिए यहाँ पे सर्कल बना दिए उन्होंने। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बेलनाकार ग्राइंडिंग का प्रकार है? बाहरी व्यास ग्राइंडिंग, निमज्जन ग्राइंडिंग, केंद्र विहीन ग्राइंडिंग, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन सी बेलनाकार ग्राइंडिंग का प्रकार? बेलनाकार ग्राइंडिंग बाहरी व्यास ग्राइंडिंग है, या निमज्जन ग्राइंडिंग है, या केंद्र विहीन ग्राइंडिंग है, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। बेलनाकार ग्राइंडिंग सारे ही होते हैं, बाहरी व्यास ग्राइंडिंग भी होती है, निमज्जन ग्राइंडिंग होती है, केंद्र विहीन ग्राइंडिंग, सेंटरलेस ग्राइंडिंग जिन्हें बोला जाता है, और ये तीनों के तीनों सही हैं। इसके बेलनाकार ग्राइंडिंग के ही प्रकार है, बाहरी व्यास ग्राइंडिंग, निमज्जन ग्राइंडिंग, और केंद्र विहीन ग्राइंडिंग जिसे सेंटरलेस ग्राइंडिंग बोलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन जनरल नंबर ऑफ सेरेशन मेड इन रिंग स्पैनर इज। दोस्तों एक रिंग स्पैनर होता है, तो रिंग स्पैनर में पूछ रहे हैं, रिंग स्पैनर आपका ये इस टाइप का बना होता है, ये इस टाइप के बने होते हैं रिंग स्पैनर, ऐसे करके ये होता है। और यहाँ पे इसमें एक धारियाँ टाइप के अंदर बने होते हैं ना, जैसे बोल्ट को पकड़ने के लिए आप यूज़ करते हो, अप्रेंटिस वगैरह अगर आपने किया है तो आपको पता होगा इजीली। और रिंग स्पैनर सभी को पता होता है, अगर आप टेक्निकल फील्ड में हो तो आप इजीली इसे
पता कर सकते हो। जो ये बीच में बने होते हैं ना, वो कितने नंबर्स में होते हैं? क्या वो 6 नंबर में होते हैं, या वो 8 नंबर में होते हैं, क्या वो 12 नंबर में होते हैं, या वो 16 नंबर में होते हैं? तो राइट आंसर क्या है? 12th वाला। कितना? 12th। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ये चीज दिख रहा हो, ये 12 नंबर में है। तो कभी कभी इसका एंगल भी पूछ लेता है। तो इनके एंगल कितने होते हैं? जो बीच में बने होते हैं, इनका एंगल कितना होता है? तो दोस्तों इसका एंगल होता है 30 डिग्री। ये जो एक एक रिंग होते हैं, उसके एंगल, प्रत्येक एंगल को 30 डिग्री होता है। तो दोस्तों ये रिंग स्पैनर और ऐसे कई टाइप्स के स्पैनर होते हैं, उसमें वियर एंड टीयर होता है, कौन सा डिफेक्ट कब आता है। तो दोस्तों उसके लिए आपको चैनल पे वीडियोस को देखते रहिए, उसके बाद आपको ईजिली ये एक एक चीज़ आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ईजिली आपको समझ जाओगे। एक बार मेरा साथ आप बने रहेंगे और वीडियोस को अगर लगातार देखते रहेंगे तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। मात्र आप 6 महीने में आप कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए। 19 क्वेश्चन है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इजीली आप इसे कर सकते हो। इसमें ब्रैकेट रूल लगे होते हैं, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। और ये एस है, तो ये तो सॉल्व होगा। ये 2 6 जा 12 हो जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 12 एस। और 2 8 जा 16 -16 हो जाएगा यहाँ पे। ब्रैकेट ओपन हो गया है दोस्तों, ये +10 है, ये 3s, ये 12s, ये 15s हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका 15s आ जाएगा। ये 10 प्लस में है, ये -6, तो यहाँ पे -6 आ जाएगा। एक तो ये 15s हो गया और यहाँ पे -6 हो गया। तो दोस्तों कैसे हो गया? -16 से +10 माइनस कर दिया यहाँ पे, तो -6 आ गया। और ये 4 बाहर दिए ही हुए, तो 4 15 जा कितना हो जाएगा? 60। अब ये ब्रैकेट आपने ओपन कर दिया, तो ये 60s हो गया। और यहाँ पे आप 4 को 6 से ही मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको देखिए ब्रैकेट लगा हुआ था। ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया तो आपने 24, तो 6x -24, तो आपका ये वाला आंसर सही हो गया। बिल्कुल इजी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। दोस्तों मेरे साथ इस चैनल पे बने रहिए, और ऐसी ऐसी ट्रिक आपको बता दूंगा कि आपको पेपर सॉल्व करने में पेन की ज़रूरत ही नहीं पड़ने वाली है दोस्तों। चाहे वो मैथ्स के क्वेश्चन हो या फिर वो किसी भी वर्कशॉप कैलकुलेशन के, आपके मैथ्स साइंस जीके कोई भी क्वेश्चन हो, वो इजीली आप कर ले जाओगे। एटलीस्ट आप आईटीआई लेवल पे तो कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक हो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन। A taper workpiece with length of 300 mm on which length of taper is 200 mm. Large dia of taper is 60 mm and smaller one is 40 mm. This taper shall be made on the lathe and the tailstock set over required for making this taper is। तो इसमें पूछ रहा है दोस्तों, यहाँ पे टेपर वर्क पीस है, उसकी लेंथ है 300 mm और टेपर की लेंथ 200 mm है। यहाँ पे टोटल ऐसे आपकी लेंथ हो गई है, लेकिन ये 300 mm इसकी टोटल लेंथ हो गई, यहाँ से यहाँ तक 300 mm हो गई, 300 mm हो गई दोस्तों। अब ये कह रहा है थोड़ा सा टेपर हो जा रहा है, तो मान लीजिए यहाँ से 100 mm तक इसका नहीं है, ये 300 टोटल तो ये 300 का है। यहाँ पे 100 mm तक ये टेपर नहीं है, लेकिन यहाँ से जाके वो टेपर हो जा रही है, तो वो हो जा रहा है आपका 200 mm। लार्ज डाया ऑफ टेपर ये 60 mm। मान लीजिए जो बड़ा डाया बन रहा है यहाँ से बनेगा, जाहिर सी बात है, यहाँ पे टेपर हो रहा है ना हल्का सा, तो यहाँ लार्ज डाया बन जा रहा है 60 mm का। एंड स्मॉलर वन इज 40 mm। दिस टेपर शैल बी मेड ऑन द लेथ एंड द टेल स्टॉक सेट ओवर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द टेपर इज। अब यहाँ पे सेट ओवर की कितनी जरूरत पड़ने वाली? जो टेपर जब जब बनता है, जब टेपर बनाया जाता है, तो टेल स्टॉक को ऑफसेट किया जाता है, तो टेल स्टॉक को सेट ओवर को, द टेल स्टॉक सेट ओवर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग दिस टेपर। कितना स्टॉक को सेट ओवर करेंगे, यानी कि कितना ऊपर करना पड़ेगा? तो आपको यहाँ पे 20 का ये ऑप्शन 15 mm, कितना करना पड़ेगा? 15 mm। देखिए दोस्तों 40 mm का स्मॉल वाला बन रहा है, ये 60 mm बढ़ना है, तो जो टेपर ऑफसेट होता है
यहाँ पे आपका 15 mm सही रहेगा। इसके बारे में आपको डिटेल वीडियो इसके बनाएंगे, उसमें बताएंगे यहाँ पे, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें, और आगे की वीडियो देखने के लिए इसमें आपको लाइक करते रहिए वीडियो को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।